रिकॉर्डिंग करनी है अपनी साइड से भी आप रिकॉर्डिंग पे लगवा लें। आपने सर असाइनमेंट बनाई थी। जी जी, वो बेहतर है आप लोगों की। उसमें जो मसला था वो एक तो आपका वो रेफरेंस नहीं लिखे हुए थे या नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं लिखे हुए थे, वो मैंने बता दिया था। हाँ जी बेटा जी, स्टार्ट करें, रेडी हैं आप लोग? जी सर, स्टार्ट करें आप। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेकंड चैप्टर बेटा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सेकंड चैप्टर में बेसिकली है क्या, इसमें आपको वो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताएगा कि एक मैनेजमेंट सिस्टम होता कैसे है, उसको स्टैंडर्ड्स के मुताबिक आप ऑपरेट कैसे करते हैं, और उस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो पॉलिसीज होती हैं वो आपने पॉलिसी मेकिंग कैसे करनी होती है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, ये आपको फर्स्ट स्लाइड में नजर आएगी पीडीसीए साइकिल। इसका मतलब है, ये हमें बता रही है स्लाइड कि आपके दुनिया का कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है बेटा, वो 4 कोऑर्डिनेट्स के ऊपर वर्क करता है। वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम हो, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हो, सेफ्टी मशीनरी का मैनेजमेंट सिस्टम हो, फूड मैनेजमेंट सिस्टम हो, एजुकेशन मैनेजमेंट सिस्टम हो, ह्यूमन मैनेजमेंट सिस्टम हो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो, या ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट हो, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम हो, कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम हो, वो 4 कोऑर्डिनेट्स, वो 4 कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं आपके? पीडीसीए साइकिल। इसको हम क्या कहते हैं? पीडीसीए साइकिल के नाम से इसको याद रखते हैं। P stands for plan, D stands for do, C stands for check and A stands for act. Plan, do, check, act होता क्या है? हम सबसे पहले किसी भी एक्टिविटी को, कोई भी चीज हमने करनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करनी है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई हेल्थ सेफ्टी का डिपार्टमेंट स्टार्ट करना है, कोई क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का डिपार्टमेंट स्टार्ट करना है, या कोई और रैंडमली कोई भी हमने चेंज एक्टिविटी स्टार्ट करनी है, तो हम सबसे पहले उसकी क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को बेहतर तरीके से करने के लिए इन 4 कोऑर्डिनेट्स को आप फॉलो करेंगे। आप सबसे पहले उस चीज की प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करने के बाद आप उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। जब इंप्लीमेंट हो जाएगा और आपका वो प्रोसेस, वो प्रोसीजर, वो ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आफ्टर दैट यू हैव टू चेक योर परफॉर्मेंस कि आपने जो चीजें इंप्लीमेंट की हैं और जो आपने चीजें प्लान की थी पॉलिसी मेकिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, वो हम आगे अभी पढ़ेंगे कि प्लान में क्या क्या चीजें आती हैं। जो चीजें आपने प्लानिंग की थी और फिर उनको इंप्लीमेंट किया था, वो ठीक है भी सही या नहीं, वो आपके परफॉर्मेंस के मुताबिक है भी ये सही या नहीं है। परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए आपके पास 2 वैल्यूज होती हैं। एक आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, जो आप प्लानिंग के दौरान सोच रहे होते हैं कि हमारी ये वैल्यू आनी चाहिए, और एक आपकी एक्चुअल वैल्यू होती है जो आपके प्रैक्टिकल वर्क के बाद निकलती है। तो आप अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं, उससे आपको परफॉर्मेंस, उस परफॉर्मेंस के बिहाफ पे आप क्या करते हैं? एक्ट करते हैं, अपना एक्शन लेते हैं फर्दर कि आपने अपनी किस चीज को ज्यादा बेटर करना है। अगर तो आपकी परफॉर्मेंस आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू के मुताबिक नहीं आ रही, आपकी परफॉर्मेंस नेगेटिव है, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो आपके मुताबिक जो है वो ठीक नहीं आ रही, तो आप क्या करते हैं? चेक करते हैं हमारी प्लानिंग में कोई मसला है, हमारी पॉलिसी में कोई मसला है, हमारी ऑर्गेनाइजिंग में कोई मसला है, हमारा कोई इंप्लीमेंटेशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू है, आप उसके ऊपर एक्शन लेते हैं और उसको सही करते हैं, उसको इंप्रूव करते हैं। अगर तो आपकी परफॉर्मेंस एक्चुअल आ रही है, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक है, उसको मीट कर रही है, उसको फुलफिल कर रही है, तो आप क्या करते हैं? आप इस जगह पे स्टक नहीं हो जाते कि हमने अपना एक एम, एक टारगेट, एक गोल अचीव कर लिया। आपका एक गोल अचीव होने के बाद आप उसके बाद वेरी नेक्स्ट स्टेप पे उससे अपर गोल की तरफ मूव करते हैं और उसके लिए आप एक्शन लेते हैं, और उस एक्शन के लिए आप दोबारा क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। और इस तरह आप एक सर्कल के अंदर घूमते जाते हैं, घूमते, और एट द एंड आपका क्या होता है? इसका कोई एंड नहीं होता। आप अपना एक गोल अचीव करेंगे, फिर उसको इंप्रूव करने के लिए उसे ऊपर वाले गोल पे, फिर उससे ऊपर वाले गोल पे। इस तरह ये एक साइकिल है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को लेके चलता रहता है, चलता रहता है, और ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम उसमें इंप्रूवमेंट लेके आती रहती है। तो इस मैनेजमेंट सिस्टम को डिफाइन करने के लिए आपकी 2 इंटरनेशनल बॉडीज हैं। वो 2 इंटरनेशनल बॉडीज जो हैं उनमें से एक आपकी आईएलओ बॉडी है और एक आपकी आईएसओ बॉडी है। इन दोनों ने अपने एक मुताबिक जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम आपको डिस्क्राइब किया हुआ है। ये इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरह आईएसओ के मुताबिक जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, उसके भी कोऑर्डिनेट्स हैं। दोनों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। पहले देखिए, सबसे पहले जो आईएलओ का मैनेजमेंट सिस्टम है, इसकी एक हिरार्की, एक पिक्चर आपके सामने बनी हुई है। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए हम इसकी शॉर्ट फॉर्म तैयार करते हैं पोपुआ के नाम से, POPEA। P स्टैंड फॉर पॉलिसी, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग, देन P जो आता है उससे मतलब है प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, E फॉर इवेल्युएशन, A फॉर ऑडिट एंड A फॉर एक्शन, या एक्शन फॉर इंप्रूवमेंट भी कहते हैं, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट भी होती है। सबसे पहले आप क्या करते हैं? आईएलओ क्या कहता है कि अगर आपने कोई मैनेजमेंट सिस्टम सेट करना है,
आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक एक्चुअल और बेहतर मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक लेके चलना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, अपनी एक पॉलिसी बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना एक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम डिसाइड करना है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई मैनेजमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी का डिपार्टमेंट या हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट बना रहे हैं। डिपार्टमेंट बनाने में सबसे पहले आपने क्या बनानी है, पॉलिसी बनानी है। पॉलिसी मेकिंग कैसे होती है, पॉलिसी मेकिंग, ये आगे एक पूरा अलग क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पॉलिसी अपनी बनाएंगे कि आप करना क्या चाहते हैं। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट बन रहा है, उस हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की कमिटमेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपनी पॉलिसी मेकिंग करेंगे। जो आपकी पॉलिसी बनेगी, यानी कि पॉलिसी में आपने बेसिकली क्या बताना होता है कि आपके एम्स क्या होंगे, आपके टारगेट्स क्या होंगे, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, आपने किस चीज को अचीव करना है, और वो जो जिस चीज को आपने अचीव करना है उसको किस रास्ते के जरिए, किस प्रोसेस के जरिए अचीव करना है, वो सारी चीजें आपकी पॉलिसी के अंदर डिफाइन की जाती हैं। फिर वो जो सारी चीजें, जो एम टारगेट है, वो कोई एक सिंगल पर्सन जो है वो अचीव नहीं कर सकता, या उस डिपार्टमेंट को कोई एक सिंगल पर्सन नहीं चला सकता, या उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई एक सिंगल पर्सन कभी भी नहीं चला सकता। उसके लिए एक पूरी टीम होती है। उस टीम को आप क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। टीम का मकसद ये नहीं होता कि आपने 8, 10, 12, 15, 100, 200 बंदे इकट्ठे किए और उनको कहा जी चलें जी काम शुरू कर दें, हमने अपने टारगेट्स को अचीव करना है। ILO कहता है कि अगर आपने अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम रखना है, उसका तरीका क्या है कि पॉलिसी बनाने के बाद आप अपने वर्कर्स को इकट्ठा करें, आप अपनी एक हायरार्की बनाएं। उस हायरार्की में सबसे पहले वर्कर्स के डेजिग्नेशंस को डिसाइड करें कि इनके डेजिग्नेशन क्या होंगे। MD कौन होगा, CEO कौन होगा, आपके फर्दर जो दूसरी चीजें हैं कि स्वीपर कौन होंगे जी, हेल्थ एंड सेफ्टी का एडवाइजर कौन होगा, हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर के साथ आपके रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होंगे, प्रोडक्शन मैनेजर, जो भी आपकी हिरार्की, जो जो डेजिग्नेशन आपको चाहिए, जो जो लोग आपको चाहिए, उनकी एक हिरार्की डिसाइड करेंगे। उस हिरार्की में आप फिर डिफाइन करेंगे कि हर बंदे की सेपरेटली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हर बंदे की अलग अलग रोज, ताकि उनकी एक्टिविटीज के अंदर कंफ्लिक्ट ना आए। ये ना हो कि आपने पॉलिसी बना के जब काम शुरू करने लगे तो सारे बंदों ने एक ही काम को पकड़ लिया, बाकी काम रह जाएंगे। तो इसलिए हर डेजिग्नेशन के बंदे की उसकी डेजिग्नेशन के मुताबिक, उसकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक, उसकी कंपिटेंसी के मुताबिक, उसके नॉलेज के मुताबिक, उसके ट्रेनिंग एक्सपीरियंस और एबिलिटी के मुताबिक क्या किया जाता है, उसकी रोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड की जाती है। और वो रोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसको बताई भी जाती है कि आपने ये आपका परफॉर्मा है। इनको हम प्रोफेशनल टर्म में JDs भी कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन, कि वो जॉब डिस्क्रिप्शंस आपको प्रोवाइड कर दी जाती है कि भाई ये आप लोगों के काम है और ये आपने परफॉर्म करने हैं। तो वो आपको ऑर्गेनाइजिंग सेक्शन, जब आपने पॉलिसी बना ली, अपना गोल भी डिसाइड कर लिया और एक टीम भी बना ली, उस टीम को ऑर्गेनाइज भी कर लिया, अलग-अलग उनको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बता दी, फिर वो जो टीम होती है उसकी सीनियर मैनेजमेंट बैठ के तमाम जो आपकी एक्टिविटीज होने वाली होती हैं, जो आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म करनी है, उनको क्या करेंगे, वो प्लान करेंगे, उनकी प्लानिंग करते हैं, उनकी अरेंजमेंट्स करते हैं कि हमने इन चीजों को किस तरह से परफॉर्म करना है। जब वो चीजें भी डिसाइड हो जाएंगी, देन यू हैव टू इंप्लीमेंट योर एक्टिविटीज, देन यू हैव टू इंप्लीमेंट योर प्लान्स, देन यू हैव टू इंप्लीमेंट योर पॉलिसी, योर टू अचीव योर गोल्स। फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम होती है, हर बंदा अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मुताबिक अपना काम शुरू करता है, जो आपकी प्लानिंग्स होती हैं उसके मुताबिक, जो आपकी पॉलिसीज होती हैं उसके मुताबिक, और जो उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उसके मुताबिक काम शुरू कर देता है, और आपका प्रोसेस जो है वो रनिंग में आ जाता है। इसको हम कहते हैं कि ऑपरेशन अब स्टार्ट हो चुका है। फिर एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल गुजरने के बाद 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के अंदर डिसाइड होता है कि हम कितने अरसे बाद अपनी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, उस टाइम ड्यूरेशन के गुजरने के बाद आप क्या करते हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑडिट कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। उस ऑडिट के कंडक्ट होने से आपकी क्या हो रही होती है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, अखज़ करना, निकालना, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस को जज करना कि भाई जो हम काम कर रहे हैं, जो टाइम लगा रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, जो मैन पावर लगा रहे हैं, जो अपना माइंड लगा रहे हैं, वो हमें यूटिलाइज भी करेगा, वो हमें फायदेमंद भी होगा, उसमें हमारी परफॉर्मेंस, हमारे टारगेट्स, हमारे गोल्स भी अचीव होंगे भी सही या नहीं होंगे। उसके लिए आप क्या करते हैं, वैल्यूएशन के लिए ऑडिट करते हैं। ऑडिट के थ्रू आपको पता चलता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। फिर जब परफॉर्मेंस आपके सामने आती है तो फिर अब 2 टाइप की, या तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या तो आपकी परफॉर्मेंस बुरी है। परफॉर्मेंस बुरी है मतलब कि आपकी किसी न किसी चीज के अंदर कोई इशू फाउंड हो रहा है। अगर तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या आपकी पॉलिसी में, आपकी ऑर्गेनाइजिंग में, आपकी प्लानिंग में, आपकी इंप्लीमेंटेशन के अंदर कोई इशू फाउंड हो रहा है, तो फिर जो आप एक्शन लेंगे दैट इज कॉल्ड एक्शन फॉर इंप्रूवमेंट। और एक दूसरी इंप्रूवमेंट होती है, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। वो जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी पॉलिसी में, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, प्लानिंग के अंदर, इंप्लीमेंटेशन के अंदर आपकी कोई भी जो है वो
इशू फाउंड ना हो रहा हो तो आप जो एक टाइम ड्यूरेशन उसका पूरा हो जाए तो फिर जो आप उसके ऊपर एक्शन लेते हो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। इसकी एक्शन फॉर इंप्रूवमेंट कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के डिफरेंस के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के आपके पास फॉर एग्जांपल एक बाइक है, ठीक है, आप बाइक की एक ट्यूनिंग करवाते हैं, उसको ऑयल फिल्टर वगैरह चेंज करवाते हैं मैकेनिक से, तो मैकेनिक कहता है जी आपने 1000 किलोमीटर चलाने के बाद दोबारा इसको क्या करना है, इसकी ट्यूनिंग करवानी है, इसको ऑयल फिल्टर वगैरह चेंज करवाना। अगर 1000 किलोमीटर से पहले आपकी बाइक के अंदर दोबारा कोई इश्यू फाउंड होने लग जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है, कोई नॉकिंग की आवाज आती है, कोई स्मोक ज्यादा डिटेक्ट होने लग जाता है, कोई स्मोक की इमिशन ज्यादा होने लग जाती है, तो आप उसके ऊपर जो एक्शन लोगे उसको ठीक करवाने के लिए दोबारा मैकेनिक के पास लेके जाओगे, दैट इज कॉल्ड एक्शन फॉर इंप्रूवमेंट। अगर आपका 1000 किलोमीटर चलने तक कोई इशू फाउंड नहीं हुआ, आप उसके बाद 200-300 किलोमीटर और भी उसको इवन के चला सकते हो, तो आप क्या कहते हो यार 1000 किलोमीटर हो गया, उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, तो मैं अभी तक इशू तो कोई नहीं है, खुदा ना खास्ता कहीं इशू आ जाए तो मैं उससे पहले इसको ठीक करवा लेता हूं। दैट इज कॉल्ड, क्यों, आपका एक टाइम इंटरवल जो मैकेनिक की तरफ से प्रोवाइड किया गया था 1000 किलोमीटर का वो कंप्लीट हो चुका है, तो यू हैव टू इंप्रूव यूर बाइक मेंटेनेंस। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आप इंप्रूवमेंट करेंगे वो आपकी कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट होगी। इस चीज को जब आप ऑर्गेनाइजेशन पे इंप्लीमेंट करते हैं वो इस सेंस में होगा कि आपने एक पॉलिसी बनाई कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सीडेंट्स कम से कम होने चाहिए, उसके लिए हम वर्कर को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग्स भी देंगे, कंट्रोल मेजर्स भी लगाएंगे। अब आपने उन चीजों को करना इंप्लीमेंट भी कर दिया, वो आपका प्रोसेस ऑडिट होता है साल बाद पता चलता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो वाकई परफॉर्मेंस ठीक आ रही थी, आपके 2 4 5 एक्सीडेंट रिकॉर्ड हुआ, आप कहते हैं यार हमारी एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि 5-10 रिकॉर्ड होंगे, तो उतने ही हुए, मतलब कि हमारा प्रोसेस ठीक चल रहा है, इसको इसी तरह ही कंटिन्यू रखो। तो ये आपकी क्या होगी एक्शन, आप उससे बेहतर की तरफ जाने के लिए आप कहेंगे यार मजीद इन चीजों को थोड़ा और सुपरविजन वगैरह थोड़ी ज्यादा इफेक्टिव करो, ट्रेनिंग थोड़ी और इफेक्टिव करो, जो 10 एक्सीडेंट रिकॉर्ड में उससे भी कम करो, 8 होने चाहिए अगले साल। अगर तो आपका ये इस तरह का सिस्टम है और आप उसके ऊपर इंप्रूवमेंट लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन पूरा हुआ उसके बाद आप ऑडिट कर रहे हैं। अगर आपका अभी 1 साल का टाइम ड्यूरेशन पूरा नहीं हुआ, ऑडिट आपने अभी नहीं किया, उससे पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन में हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई ना कोई वर्कर इंजर्ड हो रहा है, कोई ना कोई इन्फोर्समेंट एक्शन हो रहा है, आपके वर्कर्स इल हेल्थ में जाने लग गए, बीमार हो रहे हैं, हर दूसरे दिन पता लगता है आज 4 बंदे एब्सेंट हैं, आज 3 बंदे एब्सेंट हैं, तो इसका मतलब है आपकी पॉलिसी के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आपने जो वर्कर्स को रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन की थी वो या तो आप गलत असाइन कर बैठे हैं, उनको वर्कलोड उनका बढ़ा बैठे हैं, या जो आपने प्लानिंग की थी वो ठीक तरीके से किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको इंप्रूवमेंट लेनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द एक्शन फॉर इंप्रूवमेंट। ये आपका एक है मैनेजमेंट सिस्टम है, एक स्ट्रक्चर है आपके आईएलओ की तरफ से। ये दोबारा इसको देख लें, आईएलओ क्या कहता है, सबसे पहले पॉलिसी बनाए, पॉलिसी होती क्या है, एक क्लियर स्टेटमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अपने हेल्थ एंड सेफ्टी की तरफ, दैट इज कॉल्ड हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी। ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या करते हैं, आप वर्कर्स के डेजिग्नेशन को डिसाइड करते हैं, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस को डिसाइड करते हैं, और ये काम आप ऑल लेवल्स के ऊपर करते हैं, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ वर्कर आपके लोअर लेवल के हैं, आपके ऑल लेवल के ऊपर आपका एमडी हो, आपका सीईओ हो, आपके सीनियर डायरेक्टर मैनेजर्स हो, आपके मीडियम मैनेजर, उन सब के लिए आप क्या करते हैं, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करते हैं और उनको अलाउ करते हैं कि आपने क्या काम करना है। देन आप उसके मुताबिक प्लानिंग करते हैं कि आपकी रिस्क असेसमेंट्स कैसे होंगी, परमिट्स कैसे इशू किए जाएंगे, हाइट का वर्क कैसे किया जाएगा, क्रेन लिफ्टिंग कैसे की जाएगी, रोड क्लोज का परमिट कैसे इशू होगा, रेडियोग्राफी कैसे की जाएगी, हाइड्रोजेटिंग, हाइड्रो टेस्टिंग, सैंड ब्लास्टिंग, नाइट्रोजन पर्जिंग, नाइट्रोजन टेस्टिंग, आपकी सैंड ब्लास्टिंग, ये सारी एक्टिविटीज जितनी डिमोलिश का काम, चेंजेस का काम, पेंटिंग का काम, मेंटेनेंस का काम, वैल्यू कटिंग, ग्राइंडिंग का काम, आपकी शॉर्ट पैजेस के ऊपर आपके इलेक्ट्रिसिटी का काम, आपके पोर्टेबल इक्विपमेंट्स का काम, ये सारी एक्टिविटीज किस तरह से परफॉर्म की जाएंगी उनको प्लान किया जाता है। प्लान करने के बाद उस प्लानिंग के मुताबिक उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। जब इंप्लीमेंट होती है तो एक टाइम इंटरवल गुजरने के बाद आप उसकी इवैल्यूएशन करते हो, उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हो थ्रू ऑडिट। ऑडिट क्या होता है, इसका पूरा एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट आने वाले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। होता क्या, ये एक इंडिपेंडेंट क्रिटिकल एक इवैल्यूएशन होती है आपके मैनेजमेंट सिस्टम की, फिर उसके मुताबिक अगर कोई इशू फाउंड हो उसके ऊपर एक्शन लेंगे तो एक्शन फॉर इंप्रूवमेंट होगा। अगर कोई इशू फाउंड नहीं होता और आपका टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, जो टाइम आपने डिसाइड किया हुआ था पॉलिसी का कि इतने से बाद हम पॉलिसी को रिव्यू करेंगे, तो उसके बाद जो उसके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आई जाएगी, दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट।
अच्छा बेटा जी, ये तो था आपका आईएलओ का मैनेजमेंट सिस्टम। इसी तरह आपका एक और मैनेजमेंट सिस्टम है, वो है आपका आईएसओ का मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, आईएसओ का स्टैंड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। 99% लोग इसको गलत पढ़ते हैं, इसकी एब्रिविएशन अपनी करेक्ट कर लें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसको कहते हैं। अब उसने एक अलग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड किया। दोनों का थीम सेम है, दोनों का कंटेंट सेम है, दोनों में थोड़ा सा एक चेंज आता है प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन के ऊपर। देखिए, आईएलओ कहता है सबसे पहले पॉलिसी बनाए। आईएसओ क्या कहता है? आईएसओ पॉलिसी की जगह पे नाम चेंज करता है, वो कहता है जी कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करें। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? दायरा कार। आपका दायरा कार क्या है, आपका स्कोप क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन करना क्या चाहती है। बात वही है कि पॉलिसी में भी आपने यही बताना है कि आपकी कमिटमेंट्स क्या हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं, और आप उसी पॉलिसी को जब कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से शो करेंगे तो वो आपका कौन सा मैनेजमेंट सिस्टम होगा? आईएसओ का मैनेजमेंट सिस्टम। फिर आईएलओ दूसरे स्टेप में कहता है जी जब आपने पॉलिसी बना ली तो आप अब क्या करें, उन चीजों को ऑर्गेनाइज करें, बंदों को डिसाइड करें, बंदों की डेजिग्नेशन, उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करें। आईएसओ इस ऑर्गेनाइजिंग को दूसरी वर्डिंग में यूज करता है, वो कहता है जी लीडरशिप और वर्कर की पार्टिसिपेशन डिसाइड करें कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है उसका क्या काम है, उसके नीचे जितने भी वर्कर्स हैं, वहां का जीएम, वहां का एमडी, वहां का प्रोडक्शन मैनेजर, वहां का जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सुपरवाइजर, ट्रेनर्स, उन सब की पार्टिसिपेशन बताएं कि उन्होंने किस किस काम के अंदर पार्टिसिपेट करना है, मतलब कि उनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी। तो यहां तक तो दोनों आगे से। आईएलओ पॉलिसी कहता है, आईएसओ कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहता है, आईएलओ ऑर्गेनाइजिंग कहता है, और आईएसओ कहता है जी लीडरशिप में वर्कर पार्टिसिपेशन। इसके बाद आईएलओ कहता है चीज को प्लान करें और इंप्लीमेंट करें। आईएसओ कहता है ये गलती नहीं करनी। आईएसओ कहता है कि आपने सबसे पहले चीज को प्लान करना है, प्लान करने के बाद आपने अपनी प्लानिंग एक्टिविटीज, प्लान एक्टिविटीज जो है उनको अपने रिसोर्सेज से सपोर्ट करना है। जब आप उसको रिसोर्सेज से सपोर्ट करेंगे और जो जो एक्टिविटी आपकी सपोर्ट होगी उसको इंप्लीमेंट करेंगे, जो आपकी एक्टिविटी आप उसको अपने बजट से सपोर्ट नहीं कर सकते, जिस काम को, उसको आपने छेड़ना नहीं है, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करनी। इसकी एग्जांपल बेटा मैं आपको रियल लाइफ से इस तरह देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपने एक जगह ली है और आप वहां पे प्लान कर रहे हैं जी मैंने डबल स्टोरी हाउस बनाना है, यहाँ पे डबल स्टोरी एक बिल्डिंग बनानी है। आप क्या करते हैं, आप प्लानिंग करते हैं डबल स्टोरी की, उसको सपोर्ट नहीं करते और इंप्लीमेंट कर देते हैं, काम शुरू हो जाता है, डबल स्टोरी का ग्रे स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट होता है, आपके पास जो है बजट ही खत्म हो गया। अब आप क्या करेंगे? अब आपको इसमें नुकसान सुने क्या है? आपका टाइम जाया, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है उसका भी टाइम लगेगा, उस पर आपको ज्यादा कॉस्ट लगेगी। अगला जो आपका पैसा इकट्ठा करने तक जितना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, पिछला पिछला पैसा जो है वो आपका बाउंड किसी तरह से यूजफुल नहीं है, आप उस ग्रे स्ट्रक्चर को यूज नहीं कर सकते। फिर वो ग्रे स्ट्रक्चर जब नेक्स्ट आप स्टार्ट करेंगे तब तक उसके अंदर वैसे कोई ना कोई खराबी आ गई होगी, उसकी दोबारा से मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, तो ये आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके लिए आईएसओ कहता है क्या करें कि आप सबसे पहले जब आप प्लानिंग कर रहे थे आप देखें कि आप डबल स्टोरी बिल्डिंग के एलिजिबल हैं, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास कि वो इस चीज को स्टार्ट कर सकती है। अगर नहीं कर सकते, आपके पास बजट ही सिंगल स्टोरी के, तो आप सिंगल स्टोरी बनाए। जब इन फ्यूचर आपके पास बजट आ जाएगा देन आप प्लान करके उसको डबल स्टोरी में कन्वर्ट कर दें। उससे पहले आपको, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप प्लान करें, प्लानिंग को सपोर्ट करें, जो जो आपको सिंगल स्टोरी सपोर्ट होती है तो आप उसको इंप्लीमेंट करें, आप डबल स्टोरी को छोड़ दें। जो जो एक्टिविटीज आपकी सपोर्ट हो रही हैं, आपके रिसोर्सेज उनको इंप्लीमेंट करें और उसको सपोर्ट करने के बाद उसको क्या करें, इंप्लीमेंट कर दें। तो आईएलओ क्या कहता था, प्लानिंग करें और इंप्लीमेंट कर दें। आईएसओ क्या कहता है, प्लानिंग के बाद सपोर्ट भी करें, सपोर्ट के बाद आपने क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। और अगली चीजें सेम है कि जब आपकी चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी फिर आपने उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करना है थ्रू ऑडिट, और उसी तरह आपने एक्शन फॉर इंप्रूवमेंट भी लेनी है और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट भी उसके ऊपर इंप्लीमेंट करनी है। हाँ जी बेटा, यहां तक क्लियर है आप लोगों को?